हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी एट होम। तो इस वीडियो में हम DECE 3 का जो दिसंबर 2019 का पेपर है वो सॉल्व करेंगे। इसके प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, पहले का जीवन के पहले 6 वर्षों में प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास अंतक्षेप प्रदान करने के महत्व का वर्णन करना है। और दूसरा प्रश्न है पहले का दूसरा, छोटे बच्चों को सेवाएं प्रदान करने वाले किसी एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय जो कार्यक्रम है ना उसका नाम बताना है और इसके द्वारा जो सेवाएं प्रदान की जाती है उनको सूचीबद्ध है, उनके बारे में बताना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न संख्या 2 है, दूसरे का पहला है क्या है, उदाहरण देते हुए क्षति, अक्षमता और अपंगता के बीच अंतर बताना है। नेक्स्ट है इसका दूसरा था, यदि क्रैश या शालापुर केंद्र में कोई विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है, ठीक है, विशेष आवश्यकता वाला बच्चा, तो ऐसे में जो बाल देखभाल कार्य करता है वो उसकी क्या भूमिका रहेगी, उदाहरण के साथ हमें बताना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न संख्या 3 है, तीसरे का ऐसे 5 निर्णायक पहलू बताने हैं जिसके द्वारा जो ये संकेत देंगे कि बच्ची को मानसिक मंदता है, यानी कि मानसिक मंदता के हमें ऐसे लक्षण बताने हैं जिससे हमें पता चले कि बच्ची में मानसिक मंदता है। नेक्स्ट तीसरे का है, वे 5 सिद्धांत बताइए जिनका ध्यान मानसिक मंदता वाले बच्चे के साथ ना काम करते समय और उसको सीखने में मदद करने के दौरान जिन चीज़ों को याद रखना है, ठीक है, उनके बारे में बताना है। नेक्स्ट है, मानसिक मंदता वाले बच्चे के भाषाई विकास में कैसे मदद करेंगे यह स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न संख्या 4 है, 4 का क्या, निम्नलिखित के संबंध में आप माता पिता को क्या सलाह देंगे, यानी कि इन स्थितियों में माता पिता को क्या सलाह देंगे कि एक तो बच्चा आक्रामक व्यवहार करेगा तो उससे निपटने के लिए, दूसरा बच्चे को अलग थलग रहने वाले जो विनिवर्तित व्यवहार करते हैं ना, बच्चे खोए खोए रहते हैं, उनसे निपटना, उनके लिए माता पिता क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि चौथे का एक पालनकर्ता दृष्टि दोष वाले 2 वर्ष का बच्चा है ना, तो उसके अपने आसपास का वातावरण है, आसपास का जो माहौल है ना, परिवेश, उसके बारे में जानने व सीखने में किस प्रकार से मदद कर सकता है ये बताना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न संख्या 5 है कि माता पिता की यह जानने में मदद करना चाहते हैं कि शालापुर आयु में बच्चों को ना शिक्षा प्रदान करने का सही तरीका क्या है, तो इसके लिए उनके साथ बैठ के आयोजित करनी है, तो इसके लिए एक विशिष्ट संदेश बताना है जो माता पिता को संप्रेषित करने के लिए तैयार करेंगे, तो एक संदेश तैयार करना है। फिर उस संदेश को तैयार करेंगे तो किन किन कारक को ध्यान में रखा है आपने, वो सारी की सारी चीज़ें बतानी है। फिर इसके बाद गै में बताना है कि आपने जब ये संदेश दिया तो उसके लिए कौन सी विधि या एक विधि या अगर अनेक की है तो कौन सी विधि या विधियों का प्रयोग किया, जो विधि आपने प्रयोग की उसकी पुष्टि कीजिए, यानी कि जो विधि है उसका आप नाम बताएंगे और उसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में एक्स्ट्रा लिख देंगे कि हमने ये विधि इस लिए चुनी है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि ये विधि जब चुनेंगे फिर इसके बाद जो संदेश देंगे तो उसकी विषय वस्तु क्या रहेगी और सहायक सामग्रियां क्या रहेंगी, अगर हमें सहायक सामग्रियां इस्तेमाल होंगी संदेश देने में तो वो कौन कौन सी रहेंगी ये सब बताना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न संख्या 6 है, 6 का बाल देखभाल कार्यक्रम के प्रभावी प्रबंधन में सम्मिलित कौशलों का वर्णन करना है, यानी कि जो प्रबंधन में क्या क्या कौशल होने चाहिए वो बताने हैं। नेक्स्ट है छठे का मोबाइल क्रैश कार्यक्रम की ऐसी 5 विशेषताएं बताइए जिनके कारण यह कार्यक्रम वांछित प्रभाव डालने में सक्षम रहा, यानी कि जो हमें मोबाइल क्रैश की अद्वितीय विशेषताएं उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है लास्ट 7वें के अंदर दिया गया है कि किन्हीं 4 के ऊपर टिप्पणी लिखनी है, यानी कि इसमें 5 पॉइंट्स दिए गए हैं टॉपिक, उन टॉपिकों में से आप 4 छांट लेंगे और उनके ऊपर टिप्पणी लिखनी है, आपको हर के 5 अंक मिलेंगे आपको। तो पहला प्रमस्तिष्क घात वाले बच्चे की विशेषता, नेक्स्ट जो संचार की चाइल्ड टू चाइल्ड कार्यनीति है वो, उसके बाद है ICDS कार्यक्रम की सीमाएं, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल में ना शिक्षा में फ्रोबेल का क्या योगदान है वो बताएंगे और एक अच्छे पर्यवेक्षक की विशेषताएं बतानी है। तो चलिए आंसर देखना शुरू करते हैं, पहले से स्टार्ट करते हैं। पहले का आंसर देखते हैं, जीवन के पहले का क्या है, जीवन के पहले 6 वर्षों में प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास अंतक्षेप प्रदान करने के महत्व का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो इसमें ये मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में भी करवा रखा है आप लोगों को, पिछले शायद 2 साल के जो पेपर मैंने पीछे करवाए हैं ना उनमें भी ये आंसर है, फिर भी एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रारंभिक बाल विकास के दौरान अंतक्षेप के तर्काधार निम्नलिखित हैं। अभी तर्काधार का, अंतक्षेप में तर्काधार का मतलब कंफ्यूज नहीं होना, इसका मतलब ये होता है कि ये क्यों जरूरी है, क्यों चाहिए, हम इसके लिए क्या क्यों कोशिश करें, तो ये इसका मतलब है ना, बाल विकास के लिए जो शाला पूर्व शिक्षा चला रहे हैं ना इन कार्यक्रमों के लिए कोशिश करना क्यों जरूरी है। इसके तर्काधार निम्नलिखित हैं। पहला है, गरीबी व इसके परिणाम स्वरूप होने वाले सामाजिक आर्थिक अभाव जो होते हैं
वो बच्चे के जो प्रारंभिक वर्ष होते हैं ना, निर्णायक वर्ष, उनमें बच्चों को क्या है, जैसे अब उनकी गरीबी है, घर में आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो उनको अभाव की जिंदगी जीना पड़ता है, मतलब चीज़ों की कमी रहती है। इसलिए क्या है, ये बच्चों की जो अपनी जो इनकी जो विकास कर सकते हैं बच्चे अपनी क्षमता के हिसाब से, तो इनकी जो पूर्ण क्षमता है उसका विकास नहीं हो पाता है। इस वजह से इन जो फैमिलीज है ना, इनमें क्या करते हैं कि जो अब पैसे की कमी होती है, तो कमाने के लिए महिलाएं भी बाहर जाती हैं, तो बच्चों को संभालने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं। तो इन बच्चों का जो अभाव, ज़िंदगी में अभाव रहता है ना, उसकी कमी पूरी करने के लिए जो ये प्रारंभिक बाल विकास है ना, ये ज़रूरी होते हैं ये कार्यक्रम। इसके लिए क्या, जो बच्चों की देखभाल, स्वास्थ्य, शिक्षा, हस्तक्षेप के रूप में ईसीसीई कार्यक्रम चलाए जाएं, तो ये जरूरी है। नेक्स्ट, ये क्यों जरूरी है कि बच्चे के 6 से 8 वर्ष जो होते हैं ना, शुरू के प्रारंभिक वर्ष, इनमें बच्चे के जो विकास होता है बहुत तेज गति से होता है। तो इस समय क्या है, बच्चे का जो संपूर्ण विकास, चहुमुखी यानी कि सामाजिक हो, भावात्मक हो, ज्ञानात्मक हो, कोई भी विकास हो बच्चे का, वो तेज गति से होता है। तो इसलिए इस टाइम बच्चे को सही से, इस बच्चे के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। इसलिए अगर इनको सही से प्रशिक्षण, इनको पोषण, उत्प्रेरक, समृद्ध भौतिक व मनोवैज्ञानिक परिवेश मिलेगा ना, तो बच्चे को उसका सकारात्मक विकास होगा। और यहीं पे ये चीजें बच्चे को नहीं मिलेंगी तो क्या होगा, बच्चे का जो विकास है वो नकारात्मक विकास हो जाएगा, बच्चे का विकास में हानि हो जाएगी बच्चे को, और उसकी भरपाई शायद बाद में ना की जा सके जो कमी बच्चे को इस टाइम होगी। इसलिए बच्चों को अनुकूल स्थितियां मिलनी चाहिए और उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि क्या, बच्चों को अगर इस टाइम हम बच्चे की नींव ही अच्छी रखेंगे ना, तो बच्चे का भविष्य सुखद होगा। और तीसरा है इसका कि बच्चों को प्यार व स्नेहपूर्ण देखभाल की जरूरत होती है, क्योंकि ये सिर्फ बच्चे का ऐसा नहीं है कि बच्चे हैं इसलिए, नहीं, ये क्या है, बच्चों का राइट होता है, अधिकार होता है। इससे अपनी क्षमता को पूर्ण विकसित करने का अवसर मिलता है बच्चे को। नेक्स्ट क्यों जरूरी है, इस बात के हमेशा निरंतर प्रमाण मिल रहे हैं कि जो बाल विकास अंतक्षेप है, ये इसका बाल विकास जो होता है अंतक्षेप का प्रभावशाली क्षेत्र है। क्योंकि जो बच्चे हैं इस टाइम के बच्चों को अगर बाल विकास के बच्चों के लिए प्रयत्न किए जाएंगे, या बच्चों को जैसे शालापुर केंद्र भेजा जाएगा, तो इनके अभाव चक्र को तोड़ा जा सकता है। संपूर्ण विश्व में बाल विकास या प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा कार्यक्रमों के द्वारा पता चला है कि जो बच्चे हैं ना, बच्चे इन अगर कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं तो उन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसलिए भी ये कार्यक्रम जरूरी है। और नेक्स्ट है कि अच्छे से अच्छी फैमिलीज, जैसे हम हमारे पास ना कितनी भी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, लेकिन घर में हम बच्चे एक या दो, बस इतने बच्चे हैं, या अकेला बच्चा भी रहता है, सिंगल बच्चे, कितना खेल पाएंगे, क्या क्या सीख पाएंगे घर पे। तो क्या ये चीज बच्चों को, वो अच्छे से अच्छे परिवारों में भी बच्चों को वैसी प्रेरणपूर्ण क्रिया नहीं मिल पाती, या बच्चों की संगति नहीं मिल पाती जो उसे शालापुर केंद्र में मिलेगी। जैसे कि वो अपने दोस्तों के साथ मिलके खेलेगा, अपनी बारी की प्रतीक्षा करेगा, बच्चों के साथ सामूहिक खेल खेलेगा, मिलके काम करेगा, ये सब बच्चे केंद्र में ही सीख सकते हैं। और वहां पे वो सार्वभौमिक मूल्य भी सीखते हैं, जैसे कि सहानुभूति, समानुभूति, सद्भावना, है ना, सच बोलना, साथ में मिल बांट के रहना, ये सारी की सारी चीजें बच्चा वहां पे आसानी से ग्रहण कर सकता है। नेक्स्ट है कि कई फैमिलीज हैं, इनमें इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि फैमिली है क्या है, आजकल सीमित ऐसे रह गई है कि सिंगल फैमिली रहने लग गई है ज़्यादातर, क्योंकि सबको कमाने बाहर जाना पड़ता है, तो माँ को भी जाना पड़ता है, पिता को भी कई बार शहर जाना पड़ता है। तो ऐसे में ये चीज़ ज़रूरी होती है कि जैसे अगर माँ कहीं पे काम के लिए जा रही है, या फिर कुछ सीखने के लिए जा रही है, वहीं पे अगर ये कार्यक्रम चलाए जाएं, तो क्या बच्चे को भी उधर आराम से सही परिपोषण मिल जाएगा, और माँ का भी काम हो जाएगा। तो इसलिए भी ये जरूरी है। आज के समय में, नेक्स्ट 7वां पॉइंट, आज के समय में कोई भी देश सामाजिक न्याय, मानवाधिकारों व समानता के मूल्यों की अवहेलना नहीं कर सकता। क्योंकि क्या, जैसे किसी भी देश में जो बच्चे के, हम ऐसे सोचते हैं ना कि सामाजिक आर्थिक स्तर कैसा है, सभी बच्चों के साथ समानता का व्यवहार होता है या नहीं होता, तो इस चीज से हम पता लगा सकते हैं कि उन बच्चों को जो शुरू में देखभाल व शिक्षा के अवसर मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। जैसे कई जगह देखा गया है कि जो लड़कियों को ना कम महत्व दिया जाता है, तो हमें ये बात का पता चल जाता है कि लड़कियों की जो शिक्षा है वो कम होती है, तो इस बात से पता चल जाता है कि समानता का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। तो ये चीजें इनसे अगर इस टाइम बाल विकास हस्तक्षेप में किया जाएगा ना, तो इससे सभी बच्चों को लाभ होगा, लड़कियों को भी लाभ होगा। जैसे कि जैसे दक्षिण एशियाई संस्कृति है, उसमें लड़कियों को लड़कों से निम्न माना जाता है, तो इसलिए भी ये हस्तक्षेप किए जाने जरूरी होते हैं।
नेक्स्ट इसलिए जरूरी होता है कि आजकल संयुक्त परिवार कम हो रहे हैं और अकेले माता पिता आजकल स्वयं बच्चों के साथ रहते हैं। स्त्रियों को भी कमाने के लिए जाना पड़ता है, पिता भी कमाने के लिए शहर जाते हैं। अतः ऐसे में कार्य क्षेत्र के आसपास ही बाल देखभाल व्यवस्था व प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास कार्यक्रम में निवेश जरूरी हो गया है। नेक्स्ट इसलिए जरूरी है कि जो शुरू के वर्ष हैं बच्चों के बाल विकास के, तो वो बाल विकास में योगदान देते हैं और बच्चे को एक वृद्धि उत्पादक वयस्क के रूप में बड़ा करते हैं, विकास होता है बच्चे का। तो अगर बच्चे पे की ना घर पे देखभाल के लिए जो बड़े बच्चे रुकते हैं, जैसे माँ बाप अगर काम पे चले जाते हैं, बड़े बच्चे को रुकना पड़ता है, या किसी एक बड़े को रुकना पड़ता है, पिता कमाता है तो माता को रुकना पड़ता है, तो क्या वो भी अपनी काम भी कर सकते हैं, अपनी शिक्षा भी कर सकते हैं अगर ये कार्यक्रम चलाए जाएं तो। इसलिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल में किया गया योगदान व निवेश बच्चे के जीवन के बच्चे का जो भावी जीवन होता है उस पर दीर्घकालीन प्रभाव डालता है। तो ये इसलिए क्या है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है बच्चे के जीवन के पर जो प्रथम 6 वर्ष होता है ना इसमें। अभी नेक्स्ट है छोटे बच्चों के सेवाएं प्रदान करने वाला कोई भी एक ना हमें राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम बताना है। तो इसमें हम निपसेड के बारे में बता देंगे, जिसका फुल फॉर्म है निपसेड की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है निपसेड। तो निपसेड में क्या किया गया है कि ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य मानव संसाधन और जो मानव विकास मंत्रालय है ना, उसके महिला व बाल विकास विभाग के विविध बाल विकास के जो कार्यक्रम की योजना बनाई जाती है ना, उसमें और उसके कार्यान्वयन में सहायता करना निपसेड का काम है। कि क्या क्या करता है, क्योंकि जो सरकार है, हमारी गवर्नमेंट है, उसके द्वारा बाल विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम में सेवाएं चलाई जाती हैं, जिनकी समय समय पर समीक्षा होना जरूरी है। और यही समीक्षा क्या है, ये संस्थान निपसेड करता है। निपसेड द्वारा प्रदान की जा रही सेवाएं क्या क्या हैं ये बताना है। निपसेड द्वारा बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर अनेक कार्यक्रम व अभिविन्यास पाठ्यक्रमों का आयोजन व ICDS कर्मचारियों को प्रशिक्षण किया जाता है। नेक्स्ट इसके द्वारा क्या किया जाता है कि देश के उन संगठनों से संपर्क बनाए रखता है जो निपसेड, जो कि बच्चों को सेवाएं प्रदान करते हैं। और इन संगठनों के सदस्य कार्यकर्ता होते हैं ना, उनको प्रशिक्षण देता है। और सरकारी व स्वयं से ही संगठन होते हैं, इनके बीच समन्वय का भी काम करता है। इसके अलावा अनुसंधान मूल्यांकन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्या करता है निपसेड कि हमारे देश में कई विश्वविद्यालय व अनुसंधान संस्थान होते हैं, जिनमें क्या गृह विज्ञान, सामाजिक कार्य, पोषण, बाल विकास, ये सारे के सारे विभाग होते हैं। तो इन विभागों की जो रिपोर्ट बनाई जाती है, अनुसंधान रिपोर्ट, सूचनाओं का संकलन, वो जो किया जाता है ना, तो ये कार्य करने में भी निपसेड मदद करता है। नेक्स्ट क्या करता है, सरकारी विभाग, स्वयंसेवी संगठन व कॉलेज में जो बाल विकास से संबंधित सूचना होती है उसको इकट्ठा करते हैं और फिर व्यवस्थित करके उससे संबद्ध संगठनों को उपलब्ध कराई जाती है। ये काम भी निपसेड करता है। तो ये निपसेड इसका एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम हो गया, ठीक है, और उसकी सेवाएं होगी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न संख्या 2 का क्या है, उदाहरण देते हुए क्षति, अपंगता, अक्षमता और अपंगता के बीच अंतर बताना है। तो पहले हम देखेंगे क्षति। क्षति क्या है, क्षति का मतलब है कि ये क्या, तीनों शब्द ऐसे मिलते जुलते से लगते हैं कि इनका एक ही मतलब होता है कि क्षति मतलब कमी, अक्षमता मतलब भी कमी, अपंगता मतलब शरीर में कोई कमी, लेकिन इनके शाब्दिक अर्थ भिन्न भिन्न है। जैसे कि क्षति का मतलब है व्यक्ति की शारीरिक स्थिति में किसी प्रकार का दुराव या कमी, ठीक है, वो हो गई क्षति। तो WHO ने क्षति के बारे में क्या कहा है कि क्षति शारीरिक संरचना, मनोशारीरिक व शारीरिक क्रियाओं की कमी या असमानता होती है, ठीक है। ये एक दो डेफिनेशन है वो याद कर लेंगे आप। तो ये एक छोटी सी है, 2 लाइन की है, लिखने में ये फिर भी 2.5 लाइन की लग रही है, लेकिन जब आप इसे बुक वगैरह में देखो तो 1-1.5 लाइन की होती है, ठीक है, छोटी सी है। क्षति शारीरिक संरचना, मनोशारीरिक या शारीरिक क्रियाओं की कमी या असमानता होती है। जैसे कि अब क्षति क्या है, देखिए, जैसे आंख का कॉर्निया सूख जाए या उसमें कोई खराबी आ जाए तो वह क्षतिग्रस्त हो जाता है, ठीक है, उसे क्षति कहते हैं। या जन्म के समय अगर बच्चे को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ना मिले तो भी हो सकता है कि उसके मस्तिष्क का कोई ऊतक क्षतिग्रस्त हो जाए, तो वो भी बच्चे के लिए क्षति होगी। इसके अलावा किसी रोग के कारण बच्चे का पैर खराब हो जाए, तो ये सब क्षति के उदाहरण है। किसी किसी में तो बच्चे में जैसे कि बर्थ मार्क्स होते हैं तो उन्हें भी क्षति कहा जाता है, या विकृत ऊतक यानी कि अंग भंग होता है कुछ, तो उसे भी क्षति कहा जाता है। नेक्स्ट है अपंगता। अपंगता को विकलांगता या अशक्तता भी कहा जाता है। अपंगता के अर्थ अनेक है, ठीक है, GDB
जीडीबी के अनुसार इसकी परिभाषा क्या, अपंगता की एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की असमर्थता, संज्ञानात्मक दोष, दृष्टि दोष, सुनने संबंधी दोष, ये सारे के सारे अशक्तताएं, ठीक है। और शारीरिक व मानसिक दोष होने पर हम उसे अपंगता की श्रेणी में रख देते हैं। तो ये हो गई अपंगता। किसी विशेष अंग की कार्य क्षमता सीमित होना जिससे कि व्यक्ति के दिन प्रतिदिन के कार्य प्रभावित हो, वह विकलांगता है। अब नेक्स्ट इसकी परिभाषा दी है क्रो एंड क्रो ने। उनके अनुसार एक व्यक्ति जिसे शारीरिक दोष होता है जो किसी भी प्रकार उसे सामान्य क्रियाओं में भाग लेने से रोक देता है या सीमित कर देता है, उसे हम शारीरिक न्यूनताग्रस्त या फिर विकलांग व्यक्ति कह सकते हैं। यानी कि जो कमी है उस वजह से वो कुछ काम नहीं कर पाता ना, काम नहीं हो पाता, तो वो होती है कमी, ठीक है, काम करने से रोकता, वो होती है विकलांगता। नेक्स्ट अक्षमता। अक्षमता का मतलब होता है क्षतिग्रस्त या अपंग व्यक्ति जो हैं वो अंतःक्रिया करने और परिवेश में सामंजस्य स्थापित करने में होने वाली जो कठिनाइयां जो उनको आती है ना, उनको अक्षमता कहते हैं। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि कोई किसी के कॉर्निया में कोई दिक्कत है तो वो क्षतिग्रस्त है, ठीक है। तो ऐसे किसी व्यक्ति कोई नेत्रहीन है, ठीक है, इसके कॉर्निया में कोई दिक्कत है, तो इस वजह से, क्षति की वजह से उसे पढ़ने में, लिखने में, विद्यार्जन करने में, अन्य लोगों के साथ जो संबंध बनाने में, उसमें रुकावट आती है, नौकरी करने में प्रॉब्लम होती है। तो जो इसकी अपंगता या क्षति होती है ना, वो अक्षमता बन जाती है, तो इसे अक्षमता कहते हैं। परंतु जरूरी नहीं कि हर अपंगता या कमी अक्षमता बने। जैसे कि अगर किसी के चेहरे पे मानो कि बर्थ मार्क है, कोई भी बड़ा बर्थ मार्क हो गया, अब वो समझो कि अगर उसे करियर बनाना है, अगर वो सोचेगा टीवी में करियर बनाऊं, तो वो प्रॉब्लम आ सकती है, उसके चेहरे पे निशान है, लेकिन और किसी क्षेत्र में वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। तो जरूरी नहीं है कि हर क्षति ही हर जो अपंगता होती है वो क्षति या अपंगता अक्षमता बने, ठीक है, लेकिन फिर भी जो अपंगता होती है वो ही अक्षमता बनती है, तो वो बच्चे के दैनिक जीवन पे कोई भी प्रभाव नहीं डालेगी। तो ये अक्षमता हो गई। ये यहाँ पे जैसे कि प्रत्येक क्षति अपंगता नहीं होती, वैसे प्रत्येक अपंगता होती है ना, उससे अक्षमता ऐसा भी नहीं है। इसलिए जहां तक संभव क्षति व अपंगता के प्रभाव को कम करने के प्रयास करने चाहिए, ताकि क्या व्यक्ति स्वयं को अक्षम महसूस ना करे, यानी कि उसे ऐसा फील ना हो, उसको ऐसा महसूस ना कराए। इसलिए यदि कोई व्यक्ति अपंगता क्षति के बावजूद किसी भी स्थिति का मुकाबला करने में सक्षम है, तो उसके लिए उसका प्रोत्साहन करना जरूरी होता है, ना कि उसकी उपेक्षा करें। इससे क्या है, वो अपनी कमियों को ना अक्षमता नहीं बनने देगा और वो सफल बन सकता है, कमियों से उबर भी सकता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, एक जो शालापुर केंद्र है ना, उसमें विशेष आवश्यकताओं वाला बच्चा है, तो उसके साथ उसकी देखभाल करने में जो बाल देखभाल कार्य करता है, वो कैसे उसकी देखभाल करेगा। तो इसमें वो क्या कर सकता है कि वैसे तो जो बच्चे होते हैं ना, विशेष बच्चे, तो वो केंद्र में अन्य बच्चों के साथ खेलेंगे, तो वहीं से वो सीख जाएंगे, लेकिन क्या है, फिर भी उसका ध्यान रखना जरूरी होता है। इन बच्चों की जरूरतें पूरी की जा रही है नहीं, इनको देखने का दायित्व एक शालापुर जो शिक्षिका होते हैं ना, उसी का होता है, क्योंकि इन बच्चों की देखभाल संवेदनशीलता, मैत्रीपूर्ण व पेशेवर लोगों के द्वारा की जाती है, तो उनकी जो सीखने की प्रक्रिया आनंददायक हो जाती है और तेज गति से होती है। केंद्र में कार्यकर्ता निम्न चीजों को ध्यान में रखकर विशेष बच्चों के साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। क्या क्या चीज ध्यान में रख सकते हैं, बच्चे के स्मृति कौशल को कैसे बढ़ाएं, उसके लिए क्या कर सकते हैं, बच्चों को जो शब्द ध्वनियां होती है ना, उनको याद करवाने के प्रयास करें। जैसे कि बच्चे को कुछ गीत सुनाएं, है ना, 4-5 पंक्तियां सुनाएं, तो क्या करें, जो स्पेशल बच्चा है, विशेष बच्चा है, तो उसको हो सकता है 4-5 बार सुनाना पड़े, या तो हो सकता है कुछ याद हो जाए, एक बार में बच्चा दोहरा ले, 2 बार में दोहरा ले, या फिर हो सकता है आपको 3-4 बार दोहराना पड़े। तो उसके लिए प्रयास करें। ऐसा नहीं है कि बच्चे को 2 बार 3 बार 4 बार 5 दिन आपने प्रयास किया, छठे दिन फिर छोड़ दिया, हो सकता है बच्चे को ज्यादा दिन भी लग जाए। इसलिए बच्चे के साथ प्रयास करते रहें। बच्चे को हमेशा क्या करें, शुरू में कुछ खुद से गाएं, फिर बच्चा एक शब्द गाएगा, फिर उसका पूरा करवाएं। इस तरह से क्या बच्चे के साथ आपको काम करना है, ताकि वो बच्चा जो उसका मेमोरी स्किल होता है ना, वो याद करवाएं। थोड़ा सा टाइम लगेगा इस बच्चे को सामान्य बच्चों के मुकाबले, लेकिन जो शालापुर शिक्षक कार्यकर्ता होता है ना, उसे अपनी हिम्मत नहीं हारनी और उसके लिए प्रयास करना है, बच्चे के साथ हमेशा दोहराते रहना है। नेक्स्ट क्या करना है, बच्चे के कार्य पे ध्यान देने की जो क्षमता होती है ना, अटेंशन, उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए क्या करना है कि जो सामान्य बच्चे होते हैं वो कर लेंगे, ठीक है, लेकिन अब एक तो बच्चा,
है ना, इतना ध्यान नहीं दे पाए, ऊपर से उनकी जो समझो कि बुद्धि होती है वो सामान्य से कम होती है, तो उस वजह से वो काम पे ध्यान नहीं दे पाते, तो इसलिए उन्हें एक जगह बिठाएं, बिठा के उन्हें इधर उधर नहीं होने दें, ठीक है, उन पे खुद भी ध्यान रखें, जब कोई कार्य कर रहे हैं, अब कि कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो उनको अगर गलत करे फिर क्रम से करना सिखाएं बच्चे को, और फिर उससे जैसे वो इधर उधर हो रहा है उस काम से, तो तुरंत उसके पास कि नहीं, आपको पहले काम पूरा करना है, अगर नहीं कर पा रहा है तो ये सोचें कि क्यों नहीं कर पा रहा है, अच्छा हम सिखाएं, इस तरह से धैर्य से काम ले उसके साथ, तो वो बच्चा अपना जो अटेंशन है ना काम पे, वो करना धीरे धीरे सीख जाएगा। बच्चे की भाषा के लिए क्या कर सकते हैं कि जो बच्चे की भाषा का विकास है इस टाइम देर से होता है, तो ऐसा नहीं है कि आपने एक बच्चे से पोएम सुनी और जो विशेष बच्चा उसके साथ भी जिद करेंगे पोएम सुनने की, नहीं, उसे क्या पता अभी तक बोलना ही ढंग से नहीं आया हो, तो कैसे सुनाएंगे, एक दो शब्द में बोलेंगे, तो जैसे वो एक दो शब्द भी बोले ना, तो उनका उत्साहवर्धन करें, और उनसे बच्चों से आपस में खुद भी बातचीत करें, और केंद्र में बच्चे ना उनसे भी कहें कि बात करें, और बच्चों को इस तरह से बताएं कि हम उनको देख के बोल रहे हैं, बच्चों को ऐसे बोलें कि आप हमारी बात सुनो, तो उनके अपने हाव भाव से बच्चों को ऐसे जैसे कविता वगैरह सुनानी है तो बच्चों को इशारों से एक्टिंग करके सुनाने का प्रयास करें, कि बच्चों से कहे आप भी ऐसे करना, इस तरह से बच्चे क्या सुनेंगे देखेंगे करेंगे, तो उससे बच्चे का भाषाई विकास थोड़ा सा बढ़ेगा। बच्चों को छोटे छोटे वाक्य यूज करें, बच्चे के लिए इस्तेमाल करें छोटे छोटे वाक्य, और सरल भाषा का प्रयोग करें, और बच्चे जब भी कुछ बोलें, एक एक दो दो शब्द भी बोले ना कुछ बोलने के लिए, कविता सुनाने के लिए, तो उनका प्रोत्साहन करें, तो उससे भी बच्चे को ना क्या एक पॉजिटिव वो मिलेगा कि बच्चों को अच्छा, हाँ मैंने 2 लाइन बोली तो इतना मतलब मेरे को ये बोल रहा है, वेरी गुड, तो अब फिर मैं 2 और बोलूंगा, बच्चा कोशिश करेगा एटलीस्ट, तो इससे भी बच्चे का भाषाई विकास कर सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट है बच्चे के व्यवहार के लिए क्या कर सकते हैं, बच्चे के व्यवहार को सुधारने के लिए हम केंद्र में कर सकते हैं कि बच्चे के जो व्यवहार संबंधी समस्याएं होती हैं ना बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, ये छोटे बच्चों में भी पाई जाती है नॉर्मल में, लेकिन क्या है बच्चे जब अगर विशेष चाइल्ड होगा तो उसमें ये प्रॉब्लम क्या है थोड़ी अधिक हो सकती है, तो उसमें हम बच्चों के साथ क्या है अच्छे से और थोड़ा सा ध्यान दे के काम करना पड़ेगा, हो सकता है किसी बच्चे को जो फैमिली में रहता है ना कि अटेंशन नहीं मिल पा रहा हो तो वो उपेक्षित अनुभव करे, या फिर जैसे अब उसमें बच्चा क्या कर सकता है दीवार पे सिर मारे, चीजें उधर इधर उधर फेंके, तो उनको क्या है ऐसे बच्चों को क्या कर सकते हैं, इनको ना सबके सामने नहीं डांटें, सबके सामने नहीं डांटना, और इनके माता पिता से बात करें, माता पिता से समझने की कोशिश करें कि व्यवहार ऐसा क्यों करता, उनको भी बताएं, और उनके घर के बारे में भी पूछें कि कहीं उनके घर का माहौल ऐसा हो कि बच्चा ये देख रहा है तो सीख रहा है, माता पिता को या बच्चे को समझाएं, ठीक है, बच्चे को बताएं कि जो ये कर रहे हैं ना वो सही नहीं है, उचित व्यवहार जैसा सब कर रहे हैं वैसा ही व्यवहार करें, और बच्चे के लिए जो कार्य हम करेंगे तो उनकी जो बच्चे की जितनी योग्यता ना उसी के अनुसार हम क्रियाएं आयोजित करें, बच्चे को ये फील कराएं कि जो केंद्र में दोस्त है ना वो उसको उसकी उपेक्षा नहीं करते हैं, वो उसके दोस्त हैं, बराबर उससे बातचीत कर रहे हैं, और जो कार्यकर्ता है वो भी उसके ऊपर बराबर ध्यान दे रहा है, बच्चों को ऐसा महसूस कराएं, बच्चे के ऊपर बराबर ध्यान दें और बच्चे के साथ समय बिताएं, बच्चों को क्या है ऐसा नहीं करना कि बच्चा गलत जैसे व्यवहार कर रहा है तो डांटे नहीं, बच्चे को डांटे नहीं मारे पीटे नहीं, एकांत में ले जाके समझाएं, बच्चा अगर फिर अच्छा व्यवहार कर रहा है तो बच्चे को मतलब सबके सामने बच्चे की प्रशंसा भी करें, और ऐसा नहीं है कि अगर बच्चा सही व्यवहार नहीं कर रहा तो फिर अपना नियम बदलने की चलिए तो सीखना ही नहीं है, नहीं, अपने ऐसे कि स्ट्रिक्ट रहें कि आपको ऐसा नहीं करना का मतलब नहीं करना, भले ही बच्चा 1 बार 2 बार 10 बार माने ना माने, नहीं का मतलब नहीं है, तो इस तरह से कार्यकर्ता भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहे, अगर बच्चा अच्छा सा व्यवहार करे तो उसकी प्रशंसा जरूर करे, तो इस तरह से केंद्र में कुछ विशेष चाइल्ड के साथ काम कर सकते हैं कार्यकर्ता। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि तीसरे का क्या है, 5 निर्णायक पहलू बताइए कि जो बताएंगे कि जो बच्ची को मानसिक मंदता है, अब मानसिक मंदता के लिए क्या कर सकते हैं, मानसिक मंदता कैसे पता चलेगा कि बच्चों का बाह्य स्वरूप, बच्चे का बाहर से जैसे देख के ना ऐसे समझो कि सिर झटक रहे हैं बच्चे के अंग थोड़े से टेढ़े मेढ़े हो गए, बच्चे का बाह्य स्वरूप देख के पता लग जाता है कि बच्चा मंदबुद्धि है, बच्चे का व्यवहार ऐसा रहता है कि
कभी भी किस तरह से व्यवहार करने लग जाता है, उसे व्यवहार संबंधी समस्याएं होती हैं, तो ये भी मानसिक मंदता का लक्षण है। शैक्षिक निष्पत्ति, बच्चों की योग्यता और जो सीखने की क्षमता होती है सामान्य बच्चों से कम होती है। बच्चे की जो वाक क्षमता, बोलने की जो क्षमता होती है ना, कम वो तो बच्चा बहुत धीरे सीखता है। बच्चों में संचित शक्ति या ताकत नहीं होती, कम होती है। दूसरों की सहायता के बिना ये अन्य बच्चों के साथ सक्रियता से खेल नहीं पाते। इनकी शारीरिक क्रियाएं बेढंगी होती हैं, जैसे कि झटके या असंयमित जो क्रियाएं होती हैं, दोनों हाथ इनको एक साथ नहीं हिला पाते हैं, ये आंख व हाथ के बीच समन्वय करने में प्रॉब्लम आती है। इनका जो संतुलन होता है ना, वो ढंग से नहीं हो पाता है, पर्याप्त होता है, जिसके कारण क्या है, वो बार बार किसी चीज से टकरा जाते हैं, गिर सकते हैं, चीजें गिर जाती हैं इनसे। तो ये सब होता है इन बच्चों में। जो होता है ना, बच्चे क्या है, मानसिक मंदता होती है उनमें, तो उनमें क्या रहता है, सृजनशीलता की कमी होती है। इनको कोई भी नई चीज सीखने में दिक्कत आती है। इनको व्यवहार संबंधी समस्याएं होती है, जैसे इनका व्यवहार आक्रामक व्यवहार रहेगा, इनको क्रोधावेश होगा, जिद्दी रहेंगे, जो होता है ना, विनिवर्तित व्यवहार करेंगे, कि कभी ऐसा कभी वैसा, विरोध प्रदर्शन करते हैं। तो ये कुछ मानसिक मंदता वाले बच्चों की विशेषताएं हैं। अब इन बच्चों के साथ कैसे काम करना है, वे 5 सिद्धांत बताइए। तीसरे का है, जिनका ध्यान मानसिक मंदता वाले बच्चे के साथ काम करते समय वे सीखने में मदद के दौरान करेंगे। तो पहला हम क्या करेंगे कि जैसे ही पता चले कि बालिका मानसिक रूप से मंद है, तो जल्दी से जल्दी उसे प्रेरणा व शिक्षा प्रदान करना प्रारंभ कर दें। जब भी कोई बच्चा ढंग से काम करे, वो बच्चा, तो उसकी प्रशंसा करें, उसे गोद में ले, पुरस्कार दें। छोटे छोटे प्रयासों की भी प्रशंसा की जानी चाहिए, पुरस्कार में टॉफी वगैरह ना दे, ठीक है, उसकी तारीफ करें, तो ही बेहतर होगा। नेक्स्ट है कि सीखने की प्रक्रिया को मनोरंजक बनाएं बच्चे के लिए, और प्रयास करें कि बच्ची को, जो बच्ची है ना, जिसको ये प्रॉब्लम है, मानसिक मंदता की प्रॉब्लम, उसको खेल में आनंद आए, मजा आए, खेल खेल में, खेल जो बच्चा सीखेगा ना, वो अच्छा रहेगा। और एक क्रिया तब तक करे जब तक बच्ची को उसमें मजा आ रहा है, ठीक है। बच्ची अगर बोर होती दिखे तो क्रिया को बदल दें। ऐसा नहीं है कि नहीं यही खेलना है, नहीं, बच्ची जब बोर हो तो क्या सीखेगी, कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, ये बच्चे जब कोई भी क्रिया करे तो उनकी उतनी सहायता करे जितनी जरूरी होती है। ऐसा नहीं कि अच्छा मानसिक मनता है तो खुद से तो कुछ ही नहीं कर पाएगा, सब काम हम ही कर देंगे, ऐसा नहीं करते। उनका सारा काम नहीं करो, चाहे वो कोई काम करने में टाइम ज़्यादा लगे, लेकिन लगने दो, काम बच्चे को खुद से करने दो। इससे बच्चे में आत्मसम्मान, आत्मबल बढ़ेगा। ऐसी नीति अपनाने से जब उसकी मदद के लिए कोई नहीं होगा तो वो खुद से प्रयास करेंगे काम करने के। तो इसलिए ये करना है। नेक्स्ट, बालिका को नियमित रूप से शिक्षा प्रदान कीजिए व प्रोत्साहित कीजिए। क्रिया बच्चे के साथ करे तो कई बार दोहराइए, क्रिया को कई चरणों में बांट लीजिए, और बच्चे को एक टाइम पे क्या, ऐसे बच्चे को थोड़ा 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 सिखाएं। यह सिद्धांत किसी भी क्षेत्र में किसी भी क्रिया के लिए लागू है। जैसे कि दूसरे चरण तभी पूरा करे ऐसे बच्चे के लिए जब बच्चा पहले चरण को अच्छे से सीख जाए। जब बच्चे दूसरा चरण सीख ले तो पहला व दूसरा चरण सिखाएं, बच्चे को दोहराएं, एक साथ करवाएं, फिर तीसरा सिखाने लग जाएं, फिर उसके बाद पहला दूसरा तीसरा सिखाएं। इस तरह बच्चे को क्या, 1 2 3 ऐसे चरण ऐसे करके क्रमबद्ध रूप से सिखाएंगे ना, तो बच्चा ज़्यादा सीखेगा। एक साथ तीनों चीज़ समझा, जैसे 3 चरण में अगर आपने एक क्रिया आयोजित की है, बच्चे को एक साथ समझा दे, सामान्य बच्चा फिर भी समझ जाए, बट क्या मानसिक मंदता वाले बच्चे को दिक्कत होगी। तो धीरे 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 करके क्रमबद्ध तरीके से बच्चे को सिखाएं। बच्चे के साथ काम करते समय ध्यान रखिए, धैर्य रखिए, उसके साथ उसको जो सिखाने के लिए ऐसे जल्दबाजी मत कीजिए, जबरदस्ती मत कीजिए, बच्चे की हंसी नहीं उड़ानी, दंड नहीं देना। यदि बच्चे आपके द्वारा बताया गया काम नहीं कर पाए तो थोड़ी देर रुक जाएं कि कोई नहीं कोई नहीं, कर लेना। ऐसे नहीं है कि हाँ आपने बोल दिया, आपने दिखा दिया, बच्चे ने कर लिया, ऐसा नहीं है। उन बच्चों को प्रॉब्लम है, तभी तो इतना टाइम लगा रहे हैं। और अब बच्चे की प्रगति धीमी हो तो भी निराश ना हो, ये ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बालिका को यह एहसास व विश्वास दिलाना है कि उसे प्यार किया जा रहा है, लोग उसकी उपेक्षा नहीं कर रहे। तो उससे बच्चे का आत्मबल बढ़ेगा। तो ये कुछ प्रयास कर सकते हैं मानसिक मंदता वाले बच्चे के साथ। नेक्स्ट है, मानसिक मंदता वाले बच्चे के भाषाई विकास के लिए क्या कर सकते हैं। अब जिस बच्चे को मानसिक मंदता है ना, तो उसकी भाषा का विकास अन्य बच्चों की तुलना में मंद बुद्धि बच्चों का जो विकास भाषा का तो देर से होता है। तो हो सकता है जैसे बच्चे 3 वर्ष के हो जाए तब तक बोलना ना शुरू करें, तो उसमें क्या बच्चे को थोड़ा टाइम लग रहा होता है सामान्य बच्चों से। तो इन बच्चों के बोलने की संभावना तब ज़्यादा होगी जब आप उनसे बातचीत करेंगे, विशेष रूप से उन्हीं को संबोधित करके बोलेंगे ना, तो वो थोड़ा ध्यान से सुनते, नहीं तो क्या उनको दिक्कत रहती है। वे बच्चे जिनमें बोलने की क्षमता कम होती है, वे ना अपने इशारों व हाव भाव से अपनी बातें समझाने का प्रयास करते हैं। अन्य बच्चे वे वयस्क अपनी बात को जैसे समझाने व अपने भाव की अभिव्यक्ति के लिए इस तरीकों को
मान लेते हैं, क्या करता है इशारे से। लेकिन ये नहीं करना, केंद्र में जब बच्चा आएगा तो इशारों से 1 2 4 बार ऐसे समझा देंगे, लेकिन बच्चे को कोशिश करें कि बोले, 1 2 टूटे फूटे शब्दों में बोले, ऐसा करना चाहिए बच्चे को हाव भाव से बोलते टाइम फिर अपने हाव भाव करके सिखाएं। तो ऐसे क्या बच्चा बच्चा हमारे होठ वगैरह देखेगा, उसे ये सब सिखाएं कि ये बोलते टाइम इस तरह से बोलते हैं, इस तरह इसका इशारा करते हैं। तो ऐसे अगर बच्चा बोल के नहीं समझा पाया तो ऐसे समझाएगा, लेकिन टूटे फूटे शब्दों में से बोलना भी जरूर सिखाएं। ऐसे बच्चे की भाषा का विकास है ना उसमें रुकावट हो जाती है। इसलिए क्या है, हमेशा बच्चों को छोटे छोटे शब्द वाक्य बुला के प्रोत्साहित करना चाहिए, तो इससे बच्चे का भाषाई विकास होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न संख्या 4 कि बच्चे का आक्रामक व्यवहार है उससे कैसे निपटना है, तो माता पिता क्या सलाह देंगे। अब बच्चे का जो व्यवहार होता है ये समस्या बन जाता है, तो बच्चे आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करने लगते हैं। जैसे कि कैसे करते हैं वो, किसी को पीटना है ना, अपने पैर पटकना, नोचना, गलत भाषा का प्रयोग, किसी को चिढ़ाना, थूकना आदि, ये सारे के सारे बच्चे के क्या आक्रामक व्यवहार है। तो इसमें क्या निपटने के तरीके हो सकते हैं, हर बार बच्चे को दंडित ना करें, ठीक है, दंड नहीं दे, क्योंकि इससे दंड से आदत बन जाएगी बच्चे की, और फिर बच्चे को इसका ना कोई असर नहीं पड़ेगा इसके ऊपर कि अच्छा दंड दे रहे हैं मैं कुछ ना करूं, नहीं, बच्चे को आदत हो जाएगी, मार लेंगे पीट लेंगे क्या फर्क है, आज करेंगे कल फिर भूल जाएंगे, चलता है ऐसे ही। नेक्स्ट क्या करना है कि बच्चा हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आक्रामक व्यवहार करे अगर, तो क्या करें कि बच्चे के साथ ऐसा कार्य शुरू कर दे कि आप देखें कि बच्चे के हाव भाव बदल रहे, तुरंत ऐसा काम शुरू कर दें कि बच्चे को पसंद हो। जैसे आपने देखा कि बच्चा गुस्सा होने वाला है, बस ऐसे कि उसकी शक्ल से जैसे हमें हाव भाव से पता लग जाता है, अरे वाह यार तुम्हारी तो ये फेवरेट चॉकलेट है, या देखो 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 ये पोएम देखो आपको तो बहुत पसंद है। तो इससे क्या रहेगा, बच्चा वो काम करने में उस काम की तरफ थोड़ा सा उसका अट्रैक्शन हो जाएगा, और आक्रामक व्यवहार हो सकता है ना करे। तो ये एक कर सकते हैं, बच्चा अगर ऐसा करे तो उस पर ध्यान ना दें, स्वीकार व्यवहार करे तो उसे शाबाशी दें, उसकी पसंद की कोई चीज़ दे दें। परंतु अगर जैसे ध्यान ना दें तो ऐसे का मतलब ये नहीं कि ध्यान ना ही दें, अब यहाँ लिख दिया कि ध्यान नहीं देना तो करने दो जो करना है, ध्यान तब तक ना दे जब तक क्या वो अपनी जो आक्रामक व्यवहार से किसी और को प्रॉब्लम, या खुद को या किसी और को प्रॉब्लम ना पहुंचाए। जैसे कि अगर वो किसी को धक्का मारने वाला है ना, तो बिल्कुल ध्यान देना ही पड़ेगा, किसी को चोट पहुंच सकती है, तो वो ऐसा करे तो उसे पीछे से पकड़ ले, और बिल्कुल ऐसे कस के पकड़े रहें जब तक कि बच्चा शांत ना हो जाए। जब वो शांत हो जाए तो उसे बिल्कुल स्ट्रिक्ट होके समझा दें कि उसने गलत किया और ऐसा नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, सामान्य व्यवहार करने पे बच्चे को पुरस्कार दें, जैसे कि स्टार्स बना के दे सकते हैं, बच्चे को ऐसा काम करने को दिया जाए कि जो वह करना चाहता है, इससे क्या बच्चे को अच्छा लगेगा। बच्चे जो होते हैं उनको परिवार से बात करें कि घर पे जो सदस्य आपस में लड़ तो नहीं रहे हैं, बच्चों को दंड तो नहीं दिया जा रहा है, तो परिवार में आपस में ये लोग ये सब भी ना करें, वे अपना व्यवहार बदले ताकि बच्चा भी अपना व्यवहार बदलने की कोशिश करे। बच्चे को कमरे में बंद ना करें, अनुशासन के लिए बच्चे को ज़्यादा मारपीट ना करें, बच्चे को अकेले में समझाएं, सबके सामने बच्चे को डांटेंगे ना तो उसे शर्मिंदा होगा और अधिक क्रोध करेगा। नेक्स्ट हमें बच्चे का जो अलग थलग रहने वाले बच्चे होता है ना, विनिर्मित जो व्यवहार है उससे कैसे निपटेंगे। इसमें क्या रहता है, इस व्यवहार में बच्चे चुपचाप रहते हैं खोए खोए से, इसमें ना तो किसी के साथ मिलना जुलना पसंद करते हैं, ना बात करना, ना ही उनके कोई दोस्त होते हैं ज़्यादा। ऐसे बच्चे को जो इस तरह का व्यवहार है ना कम करने के लिए उनके माता पिता से इस बारे में हम बात करें कि इस व्यवहार के बारे में पता चले कि ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। फिर उनको बताएंगे कि है ना बच्चे को अन्य बच्चों के साथ मिलने बैठने खेलने कूदने इन सब के लिए प्रोत्साहित करें, बच्चों को दोस्त बनाने के लिए प्रोत्साहित करें ताकि बच्चा अपने स्वभाव से थोड़ा खुल जाए। तो इससे क्या होगा, बच्चे का जो व्यवहार होता है ना वो थोड़ा सा बदल सकता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, एक पालनकर्ता दृष्टि दोष वाले 2 वर्ष के बच्चे के अपने आसपास का जो वातावरण है उसके बारे में जानने में कैसे व्यवहार कर सकते हैं। तो आसपास का परिवेश होता है, ठीक है, तो बच्चे जब 2 वर्ष का हो जाता है तो लगभग वो चलने लायक हो जाता है, लेकिन अब जब उसको दृष्टि दोष है तो थोड़ी दिक्कत रहेगी। तो उसमें क्या कर सकते हैं पालनकर्ता, घुटनों जब बच्चा घुटनों के बल चलना शुरू करता है ना तो वो आसपास के परिवेश का अन्वेषण करने में उसकी मदद करें, बच्चे को अपने साथ जहाँ भी जाएं लेके जाएं, आसपास की चीज़ों को टच करवाएं बच्चे का हाथ रख के, पालतू जानवर वगैरह हैं कोई पक्षी हैं उनको टच करवा के बच्चे को फिर उसका नाम वगैरह बताएं। ध्वनियाँ होती हैं उसके प्रति बच्चे प्रतिक्रिया दिखाते हैं, ठीक है, आवाज़ किधर से आ रही है तो वो क्रियाएं भी कर सकते हैं, जैसे बच्चे से थोड़ा दूर जाके कोई आवाज़ निकालेंगे फिर जैसे क्लैपिंग करेंगे या फिर कोई झुंझुना सा कोई ऐसा बजाएंगे खिलौना जिससे शोर हो रहा हो, और फिर बच्चे को कहेंगे कि अच्छा इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर, ऐसे तो वो आवाज़ आएगी उधर जाएगा।
3 से 4 वर्ष के बच्चे को यह अंदाजा लगाने को कहें कि आवाज़ कहाँ से आ रही है ना, कितनी दूर है, आके दिखाओ, इस टाइप से। परिवार के सदस्यों से कहें कि वे बच्चों से बात करें, गोद में उठाएं। इस तरह बच्चे उनके चेहरे को स्पर्श करेंगे, हाथ से महसूस कर पाएगा ना, जो गोद में लेगा उसकी आवाज़, गंध, उसका स्पर्श कैसा है। तो इससे बच्चे का सामाजिक संबंध स्थापित कर पाएगा बच्चा। बच्चे को कुछ देर के लिए बाहर ले जाएं घुमाने, जहाँ पे भी जा रहे हो। अब जब बच्चा जैसे 2 साल का होता है तो शायद चलने में भी समर्थ हो जाएगा। नेत्र में ही तो उसके दोष है, लेकिन और विकास तो हम प्रयास करेंगे तो सही टाइम पे होंगे। तो उसको अड़ोस पड़ोस में लेके जाएं, है ना। किसी उसके नाम से बोलें, चीज़ों के नाम बताएं आसपास में, विभिन्न ध्वनि व गंध को पहचानने में उसकी मदद करें। आसपास के घरों में रहने वाले लोग हैं ना, उनके बारे में बताएं, जैसे कि या फिर जो उसके साथ के कोई बच्चे हैं उनके बारे में बता सकते हैं हम। जब बच्चे को हम सैर के लिए अपने साथ लेके जाएं तो उसे जो रास्ते में हम जो चीज़ देख रही है ना उसके बारे में हम उनसे बात करें, प्रोत्साहित करें, उनको भी बताएं। बच्चे को बताएं कि आसपास क्या घटित हो रहा है, क्या क्या चीज़ें रास्ते में आती हैं, बच्चों से वर्णन करें और फिर घर आके उनसे पूछें। तो इस प्रकार यदि बच्चे के अलग अलग तरह के अनुभव दिए जाए ना, तो बच्चा अपने आसपास की चीज़ें ना उनके बारे में विचार बना पाता है और उसका भाषाई विकास होता है ना, वो हो जाता है। नेक्स्ट है, आप माता पिता की यह जानने में मदद करना चाहते हैं कि शालापूर्व आयु के बच्चे को शिक्षा प्रदान करने का सही तरीका क्या है। इसके लिए जो माता पिता के साथ बैठक आयोजित करनी है, ठीक है, उसके लिए विशिष्ट संदेश बताना है कि आपने क्या संदेश संप्रेषित करने के लिए जो संदेश चुनेंगे वो बताना है। फिर उसके लिए क्या कारक ध्यान में रखने हैं, संचार विधियां क्या हैं, उसकी पुष्टि करनी है, और संदेश की विषय वस्तु या संचार सहायक सामग्री जो यूज़ करेंगे ना उसके बारे में बताना है। तो शालापूर्व बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए ना क्या तरीका क्या है, सही तरीका क्या, इसके लिए हम माता पिता के साथ बैठक जब आयोजित करेंगे तो पहला हमारा संदेश रहेगा। संदेश कौन सा संदेश संप्रेषित करेंगे, तो हम संदेश देंगे कि बच्चे सबसे अधिक खेल के माध्यम से सीखते हैं, अतः बच्चे को खेल का पर्याप्त समय प्रदान करें। ठीक है, बच्चे को खेलने का पर्याप्त, यहाँ पे मैंने ना शायद समय स्किप कर दिया, तो प्लीज़ डोंट माइंड देख लीजिएगा। ठीक है, बच्चे को खेलने का पर्याप्त समय प्रदान करें। अभी संदेश तैयार करते समय किन कारकों को ध्यान में रखेंगे। अभी हमें पहले संदेश क्या संप्रेषित करना है, तो हमारा संदेश रहेगा बच्चे सबसे अधिक खेल माध्यम से सीखते हैं, अतः बच्चे को खेलने का पर्याप्त प्रदान करें। एक्चुअली क्या इसमें बीच में समय आएगा, तो प्लीज़ आप लोग अपना ध्यान से सुन लीजिए, एक बार नोट कर लीजिएगा भले ही। अतः बच्चे को खेलने का पर्याप्त समय प्रदान करें। ठीक है, ये हमारा संदेश रहेगा, बच्चे सबसे अधिक खेल माध्यम से सीखते हैं, अतः बच्चे को खेलने का पर्याप्त समय प्रदान करें। अभी इसके लिए हमने जो कारक ध्यान में रखे हो क्या, अभिभावकों की अभिरुचि के, अभिभावक चाहते भी हैं कि नहीं खेल द्वारा बच्चे को सिखाना, क्योंकि आजकल तो क्या है, फैशन बन गया है कि बच्चे सीखे, खेल खेले ना खेले, बच्चे को ABCD 1 2 3 ये सब तो आना ही चाहिए, पढ़ें बच्चे केंद्र में जाके। तो अभिभावकों की अभिरुचि ध्यान में रखनी है। बैठक आयोजन का समय हम ध्यान में रखेंगे, बच्चों की पारिवारिक परिस्थितियां ध्यान में रखेंगे, कार्यकर्ताओं का रवैया कि जो स्कूलों में है वो किस तरह से सिखाते हैं वो हमें ध्यान में रखना है, बच्चों की अभिरुचियां कि बच्चे भी खेल में इंटरेस्टेड हैं, तो वो चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब संचार की कौन सी विधियां हम यूज़ करेंगे, हम चर्चा करेंगे और विचार विमर्श करेंगे, ये हमारे संचार की विधियां रहेंगी। विषय वस्तु और जो सहायक संचार सामग्री है, हमने सहायक संचार सामग्री हमने यूज़ की नहीं है। विषय वस्तु में मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, आपको तो थोड़ा ढंग से लिखना पड़ेगा, तो ये कोई मुश्किल नहीं है, आप थोड़ा सा कि आप किस तरह से बताना चाहेंगे आप लिख पाएंगे। सबसे पहले क्या है, मैं मोटा मोटा सा बता देती हूँ कि बच्चे के माता पिता को और 1 2 जो केंद्र के अध्यापक अध्यापिका या कार्यकर्ता है उनको बुलाएंगे, फिर उनसे चर्चा विचार विमर्श द्वारा उन्हें बताने का प्रयास करेंगे कि बच्चे जो होते हैं उनका डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा तेज गति से तब होगा जब वो खेल के द्वारा सीखेंगे, उनको खुद से खेलने दिया जाएगा। और जो बड़े बड़े जो शिक्षाविद है ना बाल विकास के ऊपर जिन्होंने दिया है, बाल विकास की जो शिक्षा के लिए जो जिनको विचार है उनके बारे में हम उनको बताएंगे, तो उनमें क्या शिक्षा खेल के द्वारा ही सिखाने को बोला गया है, तो उससे भी इफेक्ट पड़ेगा। इस तरह हम सभी के विचार भी जानेंगे और उनकी बात भी समझने का प्रयास करेंगे और उनको भी समझाएंगे और सभी के विचार इस पे जानेंगे। अभी हमें नेक्स्ट बताना है प्रबंधन से जुड़े कौशल। प्रबंधन से जुड़े कौशल क्या क्या हैं, तो इसके ना 3 कौशल हैं। जब प्रबंधन किया जाता है ना, तो तकनीकी कौशल का ध्यान में रखा जाता है, मानवीय कौशल का और संकल्पनात्मक कौशल का। तकनीकी कौशल का मतलब हो गया कि जो उपकरण वगैरह होते हैं ना वहाँ पे, जो जैसे कंप्यूटर भी हो गया ना, फाइल बनाना हो गया, ये सारे के सारे तकनीकी कौशल होते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान में रखा जाना जरूरी होता है, ये चीज़ आनी चाहिए, कौशल होने चाहिए प्रबंधन का जो बनाते हैं ना प्रबंधन करते हैं उस टाइम।
मानव कौशल होने चाहिए कि जो मानवीय कौशल अन्य कर्मचारियों के साथ जैसे काम करना, उन्हें समझाना, प्रेरित करना, उससे संबंधित होता है। तो किसी भी संगठन में या प्रबंधन जब होता है ना, तो इसमें भी इस कौशल की आवश्यकता होती है, ताकि जो भी अन्य लोग काम कर रहे हैं ना, उनके बारे में जानते हैं कि हाँ भाई ये इतना काम कर रहा है, इसमें ये कमी है, इतना कर पाएगा, अच्छा ये इसने इतना किया तो इतना क्यों किया, पूरा क्यों नहीं कर पाया। तो ये भी एक प्रबंधन करते टाइम ध्यान में रखा जाता है, कौशल होता है। नेक्स्ट है संकल्पनात्मक कौशल। यह कौशल एक मानसिक योग्यता है जो संगठन की रुचि व क्रियाओं को संगठित कर समन्वित करती है। अब इसमें क्या किया जाता है कि जैसे कि इस संगठन के विविध जो हिस्से जो भाग होते हैं ना, एक का कार्य दूसरे पे निर्भर करता है। जैसे कि एक बाल देखभाल केंद्र है, उसमें दोपहर के लिए सोच रहे हैं कि आहार दिया जाए, मध्याह्न भोजन की योजना बनाए। तो अब उसके लिए क्या हम पहले ही संकल्पना बना सकते हैं कि अच्छा जब ये करेंगे ना, तो फिर बच्चे की इससे क्या बच्चों का जो स्वास्थ्य होगा वो भी सही होगा, हमारे पैसे कितने लगेंगे, कार्यक्रम कितना प्रभावित हो जाएगा, और इस तरह से क्या हम हमारा काम कितना बढ़ जाएगा इससे। ये सारी की सारी चीजें होते हैं ना, इसका कौशल होना जरूरी होता है। तो 3 कौशल होते हैं, जब कौशल होने जरूरी होते हैं जब भी हम जो प्रबंधन करते हैं, तकनीकी कौशल, मानव कौशल व संकल्पनात्मक कौशल। नेक्स्ट हमारा है बाल। तो मोबाइल क्रैश की विशेषता के लिए प्लीज आप मेरा वीडियो है मोबाइल क्रैश की प्रमुख विशेषताओं का, वो चेकआउट कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। अभी 7वें का पहला है प्रमस्तिष्क घात वाले बच्चों की विशेषताएं बताइए। तो प्रमस्तिष्क घात वाले बच्चों की जो लक्षण है, विशेषताएं क्या होती है, बच्चों में मानसिक मंदता होती है, उनमें दृष्टि दोष होता है, बोलने संबंधी दोष होता है, प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक विकार होता है, उनके मतलब सोचने समझने की जो क्षमता होती है ना, उसमें कमी होती है। बच्चे को दौरे पड़ते हैं, सुनने संबंधी दिक्कतें होती है, इनमें से एक या अनेक लक्षण भी हो सकते हैं बच्चे में। नेक्स्ट हमारा है संचार की संचार की जो चाइल्ड टू चाइल्ड कार्यनीति है, उसके बारे में बताना है। चाइल्ड टू चाइल्ड मतलब बच्चे से बच्चे की कार्यनीति का मतलब है कुछ बच्चों को हम प्रशिक्षित करेंगे, उसके बाद अन्य बच्चों को वो प्रशिक्षित करेंगे, उनकी सहायता लेंगे हम। क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, शिक्षकों के साथ बात करने में थोड़ा इतने खुलते नहीं है जितने कि वो क्या अपने एक दूसरे बच्चों के साथ खुल के बात करते हैं। अभी इस नीति के सिद्धांत या उद्देश्य क्या है, विभिन्न शहरों और नगरों में जब माँ काम पे जाती है तो छोटे बच्चे की जिम्मेदारी बड़े भाई या बहन को सौंपते हैं। तो ऐसे में अगर हम समझो कि बच्चों को माँ काम करती है, छोटे बहन भाई को जो बड़े बच्चे हैं वो खिलाएंगे नहलाएंगे, तो अगर ये सब तो करेंगे लेकिन हम उनको और ढंग से सिखा दें ये सारी चीजें, तो वे बच्चे खुद के भी और जो अपने छोटे बहन भाई उनके भी स्वास्थ्य स्तर व विकास में परिवर्तन ला सकते हैं। इसलिए इस नीति का उद्देश्य बड़े बच्चों को शिक्षित करना व उन्हें इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे अच्छी आदतें व जीवन के सही मूल्य ग्रहण करें, व इन्हीं को देखभाल के दौरान अपने जो छोटे बहन भाई है ना, उनको भी प्रेषित कर दें, उनको भी सिखाएं। और इन बच्चों में स्वास्थ्य संबंधी या स्वास्थ्य निरोधक निवारक उपाय बताए जाते हैं, जो कि बच्चे क्या जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनमें हमेशा सीखने की लालसा रहती है, वो जो उत्सुकता के कारण नई नई चीजें सीखते रहते हैं और नए प्रयोग करके देखते रहते हैं। स्वास्थ्य संबंधी निवारक व निरोधक उपाय सीखते हैं, जिससे उनमें सामर्थ्य की भावना का विकास होता है, आत्मविश्वास, आत्म जो महत्व भावना को बढ़ावा मिलता है। बच्चों की आदतें अभी पक्की नहीं हुई होती, इसलिए वे नए विचार, नई मुक्त विचार जो होते हैं, नई बातें जल्दी ग्रहण करते हैं। छोटे बच्चों के लिए बड़े बच्चे अध्यापक के समान हो सकते हैं, क्योंकि वे उनसे कुछ भी खुशी खुशी सीखते हैं। जैसे कि बच्चे खेल द्वारा सीखते हैं, सूचना ज्ञान, अन्य कौशल, ये सारी की सारी चीजें बच्चे एक दूसरे से ज्यादा सीखते हैं, बच्चों से ज्यादा सीखते हैं। बच्चे के प्रारंभिक वर्षों में सीखी गई आदतें उनके मन में जीवन भर के लिए बैठ जाते हैं, जो उन्हें भावी अभिभावकों के रूप में अच्छी आदत, अच्छे मूल्य, अच्छे वातावरण के निर्माण में सहायता करते हैं। बच्चे एक दूसरे के विचार व अभिवृत्तियों के प्रति अनुक्रिया दिखाते हैं। इनसे बच्चे दूसरों जो बच्चे होते हैं ना, एक बच्चे को सिखाएंगे, उससे दूसरे बच्चे को सीखने में आसानी हो जाती है। बच्चे परिवारों तक पहुंचने का एक अच्छा माध्यम है, इसलिए हम जो भी परिवार को सिखाना चाहते हैं, पहले अगर हम बच्चों को सिखा देंगे ना, तो बच्चे माता पिता को सिखाएंगे वो चीज़, और उनकी अभिवृत्तियों में बदलाव भी ला सकते हैं। बच्चे से बच्चे की कार्यनीति में हमारी क्या भूमिका रहती है, माता पिता जो केंद्र में जो हम सिखाते हैं, जो भी मतलब सिखाना चाहता है बच्चों को, तो उसमें उसकी क्या भूमिका रहती है। हम बच्चों में स्वयं सहायता कौशल अर्जित करने में मदद कर सकते हैं, ताकि वे अपने प्रयोग से क्या
अपने व अपने परिवारजनों जो जब मतलब ज़रूरत हो ना बीमार होने पे उनका उन चीज़ों का प्रयोग करके सहायता करें, जैसे कि उनको पौष्टिक भोजन बनाना बता सकते हैं, पौधे उगाना, भिन्न भिन्न रोगों के कारण व जो बचाव बता सकते हैं, कहानी, नाटक, कठपुतली के खेल, खेल प्रदर्शन, इन द्वारा हम बच्चों को सिखा सकते हैं। बच्चों को छोटे छोटे व्यायाम, जीवन रक्षक घोल यानी कि ORS, कट जाना, जल जाना, कीड़े मकोड़े से काटने पे बच्चों को जो फर्स्ट एड होती है ना वो सिखा सकते हैं। वातावरण को स्वच्छ बनाए कैसे रखना है ये कौशल सिखा देंगे। इससे अधिक प्रभावी बनाने के लिए बच्चों को छोटी छोटी प्रतियोगिता भी करवाएंगे, उससे क्या बच्चे और उत्साह के साथ उसमें भाग लेंगे। इन सभी से स्कूल के जो बच्चे होते हैं, अपने आसपास के हम उम्र बच्चे, छोटे भाई बहन, जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं उनको ये शामिल करेंगे, तो उससे बच्चे की कार्यनीति और ज़्यादा कारगर साबित होती है। तो ये बच्चे से बच्चे की कार्यनीति हो गई चाइल्ड टू चाइल्ड। नेक्स्ट है ICDS कार्यक्रम की सीमाएं क्या है। सीमाएं मतलब हो गया कि क्या कमियां होती है इसमें। तो इसमें लोग क्या ये समझते हैं कि सरकारी कार्यक्रम है, तो इसलिए क्या इसको थोड़ा सा लाइटली ले लेते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि इसमें कितनी सुविधाएं दी जा रही है ना, पैसा भी कम लग रहा है। नेक्स्ट इसमें विभिन्न विभागों की सेवाओं में समन्वय में कमी है, यानी कि जैसे एक विभाग ने काम किया तो दूसरा विभाग ना ये नहीं देखेगा कि मैं ये काम पूरा करूंगा तो उसका आगे काम पूरा होगा, नहीं, इनको क्या ये मतलब नहीं होता, अपना काम पूरा करनी है, ठीक है, दूसरे का हो या ना हो। तो इनमें समन्वय में कमी है। जो कार्यकर्ता होते हैं उनका निम्न शैक्षणिक स्तर, यानी कि जो कार्यकर्ता होते हैं उनका जैसे आंगनबाड़ी का पढ़ा है ना 8वीं 10वीं होता है, उन्हीं का इसमें ले लिया जाता है कार्यकर्ताओं को। और कई जगह तो अगर शैक्षिक योग्यता और कम हुई तो क्या 5वीं वाले को भी ले लेते हैं, कार्यकर्ता बना लेते हैं। तो जब समझो कि उनको ये समझ ही नहीं रहे कि 5वीं पढ़ा हुआ है, उसको खुद को ही कितना वो है, नॉलेज है जो ये काम कर पाएगा, लेकिन वो रहते हैं इतना। तो ये भी एक इसकी ना प्रॉब्लम है, सीमा है इसकी। अपर्याप्त सामग्री, केंद्र में जो बच्चों को पूरक पोषण वगैरह दिया जाता है और भी कुछ सुविधाएं दी जाती है स्वास्थ्य के लिए, तो उसमें क्या बच्चे को खेल सामग्री वगैरह ये चीज़ें तो मिल ही नहीं पाती, जगह की भी कमी रहती है बच्चों के लिए। या नेक्स्ट इसकी रिकॉर्ड व रजिस्ट्रों की जांच को कार्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ पे क्या काम ये नहीं देखें काम हुआ या नहीं हुआ, रजिस्ट्रों में काम पूरा हो गया बस ये देखना जरूरी होता है। तो ये भी इसकी कमी है। ICDS कार्यकर्ताओं का निम्न स्तरीय उत्प्रेरण, क्या उनको ये नहीं है कि काम ऐसे करने की ललक नहीं होती, ये उनको काम करने की वो नहीं होती। दूसरा फिर उसके ऊपर वाले हैं वो भी ये देख लेते हैं कि बस रजिस्टर में पूरा है तो बस हो गया खत्म का, उनको ये रहता ही नहीं है कि हम देखें, ये करके देखें, इन्होंने ये नहीं किया तो क्यों नहीं किया, उसके लिए प्रयास भी नहीं करते हैं। तो ये भी दिक्कत है एक ICDS कार्यक्रम की। नेक्स्ट हमसे पूछा गया कि प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में फ्रोबेल का क्या योगदान है। फ्रोबेल थे, उन्होंने बच्चों के लिए शिक्षा संबंधी प्रयास की समग्रता पर बल दिया। उनके अनुसार बच्चों की वृद्धि व विकास आंतरिक शक्ति द्वारा निर्देशित होती है। फ्रोबेल के अनुसार बाल्यावस्था का अपना मूल्य एक अलग ही मूल्य होता है, अपनी निजी सृजनात्मकता होती है। इसलिए जो अध्यापक हैं उनको इन बच्चों की इस अवस्था को आदर भाव से देखिए और बच्चों के साथ व्यवहार करते समय जो वयस्क या जो कार्यकर्ता है उनको समझदारी से व्यवहार करे, उनका मार्गदर्शन करे। फ्रोबेल के अनुसार बच्चों की अपनी निजी क्रिया ही शिक्षा का प्रमुख साधन है। तो ये एक डेफिनेशन दे दी उन्होंने। उनके अनुसार, फ्रोबेल के अनुसार खेल जो होता है वो बच्चे के विकास के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, उसके विकास का एक अभिन्न अंग है। इसलिए मुक्त व प्राकृतिक विकास खेल द्वारा ही होता है बच्चे का। फ्रोबेल के अनुसार खेल शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। बच्चों के लिए खेल उतना ही नैतिक है जितनी कि वयस्क के लिए अपने काम के प्रति निष्ठा है। यानी कि हम सोचे कि हमारा काम जरूरी है, बच्चे के लिए उसका खेल ही उतना ही जरूरी है जितना हमारा काम। फ्रोबेल ने किंडरगार्टन की संकल्पना बनाई थी, किंडरगार्टन की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। किंडरगार्टन का मतलब है, ये जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है बच्चों का बगीचा। तो फ्रोबेल के अनुसार बच्चे व पौधे होते हैं ना एक जैसे होते हैं, जैसे दोनों की वृद्धि विकास भी एक जैसा होता है। जैसा जैसा हम बीज बोएंगे धीरे धीरे फिर उसका विकास होता है, हम उसका प्यार से ध्यान रखेंगे तो इसी तरह से जैसे पौधा भीतर से बढ़ता है वैसे ही बच्चे के अंदर की मनोवृत्ति प्रवृत्ति मनोविज्ञों के अनुसार ही बच्चे का विकास होता है। फ्रोबेल ने कहा है कि जो स्कूल है, फ्रोबेल ने स्कूल की तुलना बगीचे से की, अध्यापक की तुलना माली से, जो अपने बच्चे होते हैं ना किंडरगार्टन के, उनकी तुलना कोमल पौधों से किया। उनके अनुसार किंडरगार्टन में बच्चों के लिए निम्न कार्य किए जाएंगे। जो किंडरगार्टन बनाया ना उन्होंने, उसमें क्या क्या कार्य होंगे, बच्चों के लिए खेल होंगे जो बच्चों के स्वनिर्माण में सहायक होंगे, स्व विकास में। वहाँ पे प्रकृति का अध्ययन करवाया जाएगा, विभिन्न कार्यों का अभ्यास करवाया जाएगा, खासकर बागवानी का जो कि बच्चों के चरित्र निर्माण में सहायक होगा। नेक्स्ट, किंडरगार्टन में विशेष खेल खिलाए जाएंगे, गीत होंगे जो कि बच्चे की सीखने की क्रिया को बढ़ाएंगे, शिक्षा को। विभिन्न सामग्रियों का उपयोग द्वारा निर्माण कार्य करवाए जाएंगे। फ्रोबेल के अनुसार जो किंडरगार्टन है इसका जो
प्रमुख घटक है ना सृजनात्मकता है, इनकी पद्धति, दृष्टिकोण, ये सारे के सारे नई खेल सामग्री सबसे अलग व नई थी, ठीक है, नई थी बच्चों के लिए सब कुछ। फ्रोबेल के अनुसार शिक्षक को निष्क्रिय होकर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि क्या सब बच्चों का कार्य, जब भी बच्चे कुछ करें ना तो सावधानी पूर्वक उनका निर्देशन करना चाहिए। जो शिक्षक होते हैं उनको समानुभूति, विनम्रता, सहयोग और बाहरी अनुशासन सिखाना है बच्चों को। फ्रोबेल की किंडरगार्टन की संकल्पना आज भी मान्य है और एक प्रमुख योगदान है बच्चों की शिक्षा में। नेक्स्ट हमें बताना है एक अच्छे पर्यवेक्षक की क्या विशेषताएं होते हैं। अभी पर्यवेक्षक का मतलब हो गया सुपरवाइजर। तो सुपरवाइजर या पर्यवेक्षक वह व्यक्ति होता है जो अपने अधीनस्थ या अन्य जो होते हैं ना उनके कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। वह उत्पादन को नियंत्रित करता है, संगठन की योजनाओं को समुचित रूप से कार्यान्वित करता है, तथा कर्मचारियों को अनुशासित व निष्ठावान बनाने के प्रयास करता है, ताकि क्या है जो कार्यकर्ता होते हैं ना वो अधिक से अधिक कार्य करें, अधिक मेहनत से काम करें। अभी इसकी विशेषताएं क्या क्या है, ये इसका निर्णय ले पाना जो होता है ना वो इसकी एक विशेषता है। जैसे कि अच्छा पर्यवेक्षक परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेता है। जो कार्यकर्ता अनुशासनहीन होते हैं तो उनको अनुशासित करने के लिए सही समय पे सही निर्णय लिया जाता है, तो ये अच्छे पर्यवेक्षक की विशेषता होती है। नेक्स्ट, पर्यवेक्षण में लचीलापन। जब वो उनके कार्यों को देखता है ना कार्यकर्ताओं का कार्य, तो उसमें व्यवहार में एक लचीलापन होना चाहिए। सभी लोग भिन्न भिन्न होते हैं, उनके व्यवहार व कार्य भी अलग अलग होते हैं, इसलिए अच्छे पर्यवेक्षक का अनुभव ऐसा होता है कि वो सबके साथ बर्ताव करना सीख जाते हैं कि किसी की व्यक्तिगत भिन्नता, मतभेद है, उनमें समायोजन कैसे कर पाएं। इसमें संप्रेषण संबंधी अच्छे कौशल होते हैं पर्यवेक्षक में। अन्य लोगों से कार्य करवाने, उनके साथ अच्छे से बात की जानी चाहिए। अच्छे पर्यवेक्षक में लिखित व मौखिक संप्रेषण की योग्यता होनी चाहिए, जो कि एक उसकी विशेषता होती है, क्योंकि जब हम अपनी बात अच्छे से किसी के पास प्राप्तकर्ता तक पहुंचाएंगे तभी तो किसी को समझ आएगा, वो कार्यकर्ता भी तभी समझ पाएंगे कि हम करना क्या चाह रहे हैं, हम पूछना क्या चाह रहे हैं। नेक्स्ट, पर्यवेक्षक में क्या विशेषता होती है कि जिम्मेदारी लेने में तत्परता दिखाते हैं वो। वैसे तो सभी कार्य पर्यवेक्षक के जो अपने अंडर जो कर्मचारी होंगे ना, कार्यकर्ता होंगे, उन्हीं से करवाते हैं, लेकिन क्या उसकी जिम्मेदारी तो उन्हीं के ऊपर होती है। तो इसलिए अच्छा पर्यवेक्षक अपने अधीनस्थ जो कार्यकर्ता होते हैं उनके कार्य की, वे अपने कार्य की जिम्मेदारी लेने को हमेशा तत्पर रहते हैं। नेक्स्ट, इनकी विशेषता होती है कि मानव व्यवहार संबंधी अंतर्दृष्टि। तो क्या ये लोग अपना अन्य लोगों से अपना काम निकलवाने के लिए क्या करते हैं, इनमें ऐसा एक मानव व्यवहार संबंधी कौशल होता है। तो इसमें क्या अगर दूसरों काम में कोई गलती या कमी भी रह जाए ना, तो उन्हें इस टाइप से खोजते या उसका समाधान करते कि उनको भी बुरा ना लगे। वो जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेते। जैसे कि अगर किसी जैसे कार्यकर्ता का उन्होंने कार्य देखा, तो उन्होंने देखा कि इसने कार्यकर्ता ने काम नहीं किया या काम करने से मना कर दिया, तो सीधा ये नहीं कहेंगे कि क्यों नहीं किया, कि यू आर फायर्ड, ऐसे नहीं कहेंगे। पहले वो उससे बात करेंगे कि आपने काम क्यों नहीं किया, क्या प्रॉब्लम आई, फिर धीरे धीरे करके उस समस्या का समाधान खोजते हैं। तो ये एक पर्यवेक्षक में अच्छी विशेषता होती है। नेक्स्ट है समानुभूति उत्पन्न करने की योग्यता। इसमें क्या है, जो पर्यवेक्षक होते हैं सभी के साथ एक जैसा व्यवहार, समानुभूति के साथ काम करते हैं। उन्हें लगता है कि जैसे हम काम कर रहे हैं वैसे ये काम कर रहे हैं, सबको अच्छे से समझाते हैं, ताकि कभी भी जैसे उनको डांटें, कभी भी काम के लिए कभी उनकी प्रशंसा करें तो उनको बुरा भी ना लगे, ज़्यादा प्रशंसा करें तो उनको ये भी ना लगे कि अच्छा अब तो ये मेरी हर बात मानेंगे पर्यवेक्षक, या फिर कभी उनको डांट दें तो उन्हें ये मतलब ऐसा ना लगे कि मुंह बना के हम तो 4 दिन अब काम ही नहीं करेंगे। तो ये एक विशेषता होती है कि वो सबके साथ समानुभूति के साथ काम करते हैं। तो यहाँ पे ये पेपर ख़त्म होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ।